अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 12 से है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास किसी ख़ास सरफेस एरिया में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो तादाद होती है, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। मीन किसी ख़ास सरफेस एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी, उन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो तादाद होगी हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास कोई एक प्लेन सरफेस एरिया है। इस प्लेन सरफेस एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो तादाद होगी वो इसका क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी। ये तो हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, आज नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। मीन हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज पड़ा हुआ है, उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उस सरफेस के ऊपर, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक क्लोज सरफेस कंसिडर कर ली, एक स्फेयर शेप की क्लोज सरफेस कंसिडर कर ली और उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू ले लिया। ठीक है, उस पॉजिटिव चार्ज क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड बाहर की तरफ होगी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इसको आप देख भी लें कि एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही हैं, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है। अब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस क्लोज सरफेस में से पास हो रही हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद हमारे पास क्या कहलाएगी, इस क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी। तो अब हमने क्या करना है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, हमने उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला हमने इससे पिछले टॉपिक में डिराइव किया था या पढ़ा था, वो हमारे पास क्या था, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का जो यूनिट वेक्टर है, उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। हम इस फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो है किसी भी सरफेस का फ्लैट होना ज़रूरी है। यानी कि सरफेस अगर बिल्कुल फ्लैट होगी तो हम इस फॉर्मूला के मुताबिक उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सरफेस एक स्फेयर शेप है। ठीक है, तो इस स्फेयर शेप को यूज़ करते हुए हम इस फार्मूला के मुताबिक जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस फार्मूला के मुताबिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है सरफेस का फ्लैट होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्फेयर शेप को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देंगे और वो जो छोटे छोटे पैचेस हम लेंगे वो बिल्कुल इस तरह होने चाहिए कि वो बिल्कुल फ्लैट हों। अगर फ्लैट होंगे तो फिर हम हर पैच का इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेपरेट कैलकुलेट कर लेंगे और लास्ट पे हम क्या कर देंगे, तमाम पैचेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ऐड कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पूरे स्फेयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आ जाएगा। इस स्फेयर शेप को आप एक फुटबॉल की तरह कंसिडर कर लें। जैसे हमारे पास एक फुटबॉल जो होता है वो उसका जो ऊपर वाली सरफेस होती है उसके छोटे छोटे पैचेस बने होते हैं और हर पैच जो है वो दूसरे पैच के जो उसका सरफेस और एरिया होता है, हर पैच का दूसरे पैच के बराबर होता है। तो सेम फुटबॉल की तरह हमने क्या करना है, इस स्फेयर की जो सरफेस है उसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देना है। अब चूंकि यहाँ पे 2D आपको ये डायग्राम है तो आपको ये पैच जो है इस स्फेयर के अंदर नज़र आ रहा है, जबकि ये पैच जो है स्फेयर के अंदर नहीं है, बल्कि ये पैच जैसे फुटबॉल की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पैचेस होते हैं, ये पैच भी उस स्फेयर की बिल्कुल सरफेस के ऊपर है। तो मैंने क्या किया, इस स्फेयर को n नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड कर दिया और जो फर्स्ट पैच है उसका जो सरफेस एरिया है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा A1 आ जाएगा। जो सेकंड पैच है उसका सरफेस एरिया मेरे पास डेल्टा A2 आ जाएगा। इस तरह मैंने इस जो सरफेस स्फेयर है उसको n नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड कर दिया और जो मैंने पैचेस में डिवाइड किया वो पैचेस इतने छोटे हैं कि वो बिल्कुल फ्लैट हैं। ठीक है, अब ये जो n पैच है उसका सरफेस एरिया मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा AN आ जाएगा।
अब हर सरफेस एरिया का यूनिट वेक्टर भी है, तो जो सरफेस एरिया A1 है उसका जो यूनिट वेक्टर है वो मेरे पास डेल्टा A1 आ जाएगा। सरफेस एरिया A2 का यूनिट वेक्टर डेल्टा A2 आ जाएगा। सरफेस एरिया डेल्टा AN का यूनिट वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा AN आ जाएगा। अब देखें हर सरफेस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो जो डेल्टा A1 में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उनको मैंने E1 का नाम दे दिया, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको E1 का नाम दे दिया। जो पैच A2 में से पास हो रही हैं उसको मैंने E2 का नाम दे दिया। इसी तरह जो पैच डेल्टा AN जिसका सरफेस एरिया है उसमें से पास हो रही हैं उसको मैंने जो है वो EN का नाम दे दिया है, ठीक है। और ये जो तमाम पैचेस हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस क्या है, सेम है। और सेंटर से डिस्टेंस सेम है, जैसे फुटबॉल के सेंटर से तमाम जो पैचेस होते हैं उनका डिस्टेंस सेम होता है, इस तरह इस सेंटर्स के जो स्फेयर है उसके सेंटर से जो ये तमाम पैचेस हैं उनका डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, सेम है। और ये पैचेस का एरिया भी क्या है, सेम है, एक जैसा हमने ये रखा हुआ है। इसलिए हर पैच में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तादाद भी सेम। अब तमाम पैचेस का सरफेस एरिया सेम रखा हुआ है, इनका डिस्टेंस सेम है, इसलिए तमाम पैचेस में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तादाद भी सेम होगी। अब हमने सिंपल क्या करना है, हर पैच का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सेपरेटली कैलकुलेट कर लेना है। तो अभी हम इनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो जो पैच 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा उसको मैं जो है वो φ1 का नाम दे देता हूँ। φ1 इज इक्वल टू E1 डॉट डेल्टा A1। Similarly, φ2 is equal to E2 delta dot delta A2 and so on। φn is equal to En dot डेल्टा AN। अब हर पैच का सेपरेटली हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अब हमने अगर पूरे स्फेयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इन हर पैच के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो तमाम पैचेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सम होगा वो मेरे पास इस स्फेयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, φE इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस so on φn। φn तो अब क्या करें, इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें। φE इज इक्वल टू φ1 E1 डॉट डेल्टा A1 प्लस E2 डॉट डेल्टा A2 प्लस ऑन En डॉट डेल्टा AN। अब चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट को अगर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, φE इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1 कोस थीटा प्लस E2 डेल्टा A2 कोस थीटा प्लस ऑन प्लस En डेल्टा AN कोस थीटा। अब यहाँ पे देखें ज़रा, हमारे पास हर पैच में यूनिट एरिया को जो यूनिट वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। यहाँ पे भी पैरेलल, यहाँ पे भी आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का यूनिट वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल। यहाँ पे भी देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का जो यूनिट वेक्टर है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। तो मीन हर पैच में आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0। थीटा की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो हमारे पास जो कोस थीटा होता है, कोस 0 वो होता है 1। तो अगर इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी φE इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1 प्लस
E2 डेल्टा A2 प्लस ऑन En डेल्टा AN। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें ज़रा, हर पैच का एरिया सेम है और A1 A2 A2 3 AN हर पैच का एरिया भी सेम है और हर पैच जो है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। और अगर हर पैच सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है तो फिर हर पैच में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद भी क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस A1 में से पास हो रही हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस A2 में से पास हो रही हैं और सेम उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो AN में से पास हो रही हैं। तो अब कह सकते हैं कि हर पैच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है। तो फिर आप लिख सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू En इज इक्वल टू E। ठीक है, तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू मैं E की वैल्यू सेम रख दूं तो मेरे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी फाई E इज इक्वल टू E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 प्लस सोन E डेल्टा AN। यहाँ से E क्या आ जाएगा कॉमन, तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा प्लस सोन डेल्टा AN। अब चूँकि ये डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 पूरे स्फेयर का एरिया है। ठीक है, और जो स्फेयर का एरिया हमारे पास होता है वो इक्वल होता है E इंटू 4πr²। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी पीछे पढ़ा हुआ है। E हमारे पास होती है E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये E का फॉर्मूला है। अगर हम E की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, ठीक है, इस इक्वेशन में ये E की वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करें तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी फाई E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। अब देखें ज़रा, 4π से 4π कैंसिल, r² से r कैंसिल, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा वो आएगा फाई E इज़ इक्वल टू Q/ε0। ये वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया है जो इस चार्ज की वजह से इस सरफेस एरिया पे जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था। अब इस फॉर्मूला से क्लियर शो हो रहा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखें फाई E इज़ इक्वल टू Q/ε0, यानी कि ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और ε0 मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। कैसे, अब हमारे पास जो है अगर तो चार्ज जितना ज़्यादा इस सरफेस एरिया के अंदर होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो चार्ज के क्या है डायरेक्ट रिलेशन है उसके साथ। जितना ज़्यादा चार्ज इस सरफेस एरिया के अंदर मौजूद होगा उतना ही ज़्यादा इस सरफेस पे जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस होगा। और दूसरा डिपेंड करता है कि अगर ये जो सरफेस एरिया है अंदर से खाली है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स और होगा, अगर अंदर से जो है वो उसके अंदर एयर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और होगा। अगर हमने उसके अंदर कोई मीडियम और यूज़ किया हुआ है तो मीडियम के वेरी करने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जी की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। और इस इक्वेशन से ये क्लियर शो हो रहा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ज्योमेट्री ऑफ द शेप, ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा कि वो शेप की जो आपके पास शेप है उसकी ज्योमेट्री कैसी है, वो आपके पास सर्कल है, वो ट्राइंगल है, या आपके पास जो है वो रेक्टेंगल है। आपके पास कोई भी एक किस्म की जो है वो शेप क्लोज शेप होनी चाहिए, बट वो ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि वो आपके पास शेप जो है वो किस शेप की है। यानी कि ये देखिए ज़रा, अगर मेरे पास
ये चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे मैंने एक स्फेयर कंसीडर किया था। यहाँ पे अगर मैं एक ट्राई एंगल भी कंसीडर कर लूँ तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्फेयर में से पास हो रही हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस ट्राई एंगल में से पास होंगी। अगर मैं यहाँ पे कोई एक रेक्टेंगल भी कंसीडर कर लूँ तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्फेयर में से पास होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस रेक्टेंगल में से पास होंगी। मीन आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ज्योमेट्री पे नहीं डिपेंड करता कि आपके पास शेप किस किस्म की है, क्लोज, बट शेप क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। अगर क्लोज शेप है तो आपके पास जो उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो आएगा फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एक तो शेप जो सरफेस एरिया हो, जब आपके पास क्लोज शेप है उसके अंदर चार्ज कितना है, और दूसरा जो है वो मीडियम आपने कौन सा यूज़ किया हुआ है, ठीक है। वो ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।